नमस्ते। भारत की लाइफलाइन पवित्र गंगा ये सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा एक जीता जागता नेटवर्क है। ये भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है जो पहाड़ों से निकलकर मैदानों को सींचते हुए करोड़ों लोगों को जीवन देता है। तो चलिए आज इसके उद्गम से लेकर समंदर में मिलने तक की इस शानदार यात्रा को करीब से देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक चौंकाने वाले सवाल से। क्या यह सच है कि जिस नदी को हम सब गंगा के नाम से जानते हैं, उसका नाम अपने सोर्स पर यानी जहां से वो निकलती है वहां गंगा है ही नहीं? ये एक ऐसी बात है जो अक्सर लोगों को हैरान कर देती है, और इसका जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा पहाड़ों की ऊंचाइयों पर। हमारी इस यात्रा का जो पहला पड़ाव है वो है इसके उद्गम का रहस्य। हम उस जगह की खोज करेंगे जहां से ये महान नदी अपनी यात्रा शुरू करती है और जानेंगे कि भाई शुरुआत में इसकी असली पहचान आखिर है क्या। तो राज ये है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से जो मुख्य धारा निकलती है उसे गंगा नहीं बल्कि भागीरथी कहा जाता है। जी हां, भागीरथी। यह एक तेज बहाव वाली धारा है जो बर्फीले पहाड़ों से अपनी एक लंबी महान यात्रा की शुरुआत करती है। अच्छा, तो भागीरथी तो चल पड़ी, लेकिन ये विशाल गंगा कैसे बनेगी? इसके लिए भागीरथी को एक और बड़ी नदी अलकनंदा से मिलना होता है। पर यह मिलन कोई अचानक नहीं होता। ये मिलन 5 पवित्र संगमों की एक पूरी सीरीज का आखिरी पड़ाव है, जिसे हम पंचप्रयाग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो मुख्य नदी है वो है अलकनंदा, जो बाकी धाराओं को अपने अंदर मिलाती चलती है। देखिए, ये यात्रा शुरू होती है विष्णुप्रयाग में, जहां अलकनंदा धौली गंगा से मिलती है। फिर आगे नंदप्रयाग में नंदाकिनी से, कर्णप्रयाग में पिंडर नदी से, और रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी से इसका संगम होता है। इन सभी नदियों का पानी लेकर अलकनंदा अपने आखिरी संगम की ओर बढ़ जाती है। और फिर वो जगह आती है देवप्रयाग। ये वो भव्य स्थान है जहां भागीरथी और अलकनंदा का आखिरकार मिलन होता है। कमाल की बात तो ये है कि यहाँ दोनों नदियों के अलग अलग रंग का पानी साफ साफ दिखाई देता है, और बस इसी संगम के बाद से इस एक धारा को नाम मिलता है गंगा। सही मायनों में यहीं पर गंगा का जन्म होता है। पहाड़ों का वो मुश्किल सफर खत्म करके जैसे ही गंगा हरिद्वार में मैदानों में उतरती है, उसका पूरा का पूरा रूप ही बदल जाता है। अब वो पहाड़ों को काटने वाली तेज धारा नहीं रहती, बल्कि मैदानों को बनाने वाली, जीवन देने वाली एक शांत शक्ति बन जाती है। तो फर्क समझिए, पहाड़ों में इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है, तो इसका मुख्य काम होता है कटाव करना, मतलब चट्टानों को काटना। लेकिन मैदानों में आते ही इसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है, और ये अपने साथ लाई हुई उपजाऊ मिट्टी, जिसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, उसे जमा करना शुरू कर देती है, और इसी से बनते हैं हमारे विशाल उपजाऊ मैदान। मैदानों में गंगा एक बहुत लंबी यात्रा तय करती है। उत्तराखंड के हरिद्वार से निकलकर ये उत्तर प्रदेश के दिल से बहती है, फिर बिहार पहुंचती है, झारखंड के साहेबगंज को छूकर निकलती है, और आखिर में पहुंचती है पश्चिम बंगाल, जहां इसकी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। सोचिए, पश्चिम बंगाल के फरक्का में हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद नदी का बहाव बहुत ही धीमा हो जाता है, बिल्कुल एक थके हुए मुसाफिर की तरह जो अपना भारी बोझ अब और नहीं उठा सकता। गंगा भी अपने साथ लाए मलबे को वहीं जमा करने लगती है और 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक है हुगली, जो भारत में ही बहती है, और दूसरी है पद्मा, जो बांग्लादेश में चली जाती है। पर गंगा अकेली नहीं है। इसकी असली ताकत है इसकी सहायक नदियां, वो ट्रिब्यूटरीज जो उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से आकर इसमें मिलती हैं और इसे एक विशाल नदी तंत्र, एक ग्रैंड रिवर सिस्टम बनाती हैं। अगर हम देखें तो उत्तर की तरफ से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी जैसी नदियां इसमें आकर मिलती हैं। वहीं दक्षिण से यमुना, सोन और दामोदर जैसी बड़ी नदियां इसमें समा जाती हैं। और पता है, इनमें से हर नदी की अपनी एक अलग, एक खास कहानी है। गोमती नदी का उदाहरण तो बहुत ही अनोखा है। ये गंगा की अकेली ऐसी बड़ी सहायक नदी है जो पहाड़ों से नहीं निकलती। जी हां, इसका सोर्स उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके में एक झील है, फुलहर झील। ये इस बात का सबूत है कि बड़ी नदियां सिर्फ ग्लेशियरों से ही पैदा नहीं होती। लेकिन हर नदी जीवन ही दे, ऐसा जरूरी नहीं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हिमालय से अपने साथ बहुत भारी मात्रा में मलबा लेकर आती है।
ये मलबा नदी की तली में ही जम जाता है, जिससे नदी उथली हो जाती है, मतलब शैलो हो जाती है। अब जब मॉनसून में पानी बढ़ता है तो ये उथली नदी पानी को संभाल ही नहीं पाती और किनारों को तोड़कर भयंकर बाढ़ लाती है। इसी तरह दामोदर नदी एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय चेतावनी देती है। हद से ज्यादा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से इसे जैविक मरुस्थल यानी बायोलॉजिकल डेजर्ट तक कहा जाने लगा था। इसका मतलब है कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लगभग 0 हो गई थी, जिससे इसमें मछली या किसी भी जलीय जीव का जिंदा रहना नामुमकिन हो गया था। तो चलिए, अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अपनी सभी सहायक नदियों का पानी इकट्ठा करने के बाद गंगा अब समंदर में मिलने की तैयारी करती है और इस प्रोसेस में वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। बांग्लादेश में गंगा, जो अब पद्मा कहलाती है, ब्रह्मपुत्र से मिलती है, जिसे वहां जमुना कहते हैं। इन दो विशाल नदियों की मिली हुई धारा मेघना बनती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाती है। इसका नाम यहां मिलने वाले मशहूर सुंदरी पेड़ों की वजह से पड़ा है। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा दिमाग घुमा देने वाला सवाल छुपा है। कोई नदी उन पहाड़ों से भी पुरानी कैसे हो सकती है जिनसे होकर वो बहती है? ये प्रकृति के सबसे बड़े और सबसे अद्भुत रहस्यों में से एक है। इसका जवाब है पूर्ववर्ती अपवाह या एंटीसीडेंट ड्रेनेज के सिद्धांत में। देखिए, लाखों साल पहले जब हिमालय का बनना शुरू भी नहीं हुआ था, तब भी गंगा अपने रास्ते पर बह रही थी। फिर जैसे जैसे टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से हिमालय धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, नदी ने अपना रास्ता बदला नहीं, वो अपनी पूरी ताकत से उठती हुई चट्टानों को काटती चली गई और इसी से गहरी घाटियों का निर्माण हुआ। और यही बात, यही जिद गंगा को इतना असाधारण बनाती है। ये सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं है, ये उठती हुई चट्टानों के खिलाफ पानी के लगातार संघर्ष और उसकी जीत का एक जीता जागता सबूत है। ये नदी धैर्य और प्रकृति की असीम शक्ति का प्रतीक है, जो हमें हमेशा प्रेरित करती है।